तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वो भी डिफरेंट बेसिस पे। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड सबसे लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिकली ये दो प्रकार की होती है, बायोटिक रिसोर्सेस एंड अबायोटिक रिसोर्सेस। बेसिकली बायोटिक रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होती है जिनमें लाइफ हो और वो बायोस्फीयर से कंटेन किया गया हो। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, सच रिसोर्सेस आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेस सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जिसमें लाइफ न हो उसे हम अबायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं, जैसे कि पत्थर, मेटल्स etc। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज दो प्रकार की होती है, पहला है रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, रिसाइकल करने के बाद, उसे हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट etc। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम एक बार यूज कर ले तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाता है या फिर उसको रिसाइकल होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीस्टोर्ड और रीन्यूड वंस दे कैन यूज, इट कैन टेक मिलियंस ऑफ ईयर to recycle. Such type of resources are called non-renewable resources such as plastic, fossil fuel etc। तीसरे नंबर पे है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज चार प्रकार की होती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो चलिए इसे बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जो किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा ऑन किया गया हो प्राइवेटली, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ऑन बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स पर्सन आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज सच एज प्लॉट, हाउस, बुक etc। दूसरा है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जो किसी कम्युनिटी या समाज के द्वारा ऑन किया गया हो या फिर वो सामाजिक हो, उसे हम कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज सच एज पार्क, टेम्पल etc। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो भी रिसोर्सेज जो एक देश से बिलोंग करती है या उस देश में होती है, उसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन एंड ऑल द रिसोर्सेज विच आर कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि इंडिया की बाउंड्री से 22.2 किलोमीटर दूर तक जो ओशियन फैला हुआ है, वहाँ तक नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। सबसे लास्ट में है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के द्वारा रन न किया जाए बल्कि किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रन किया जाता है, उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक कंट्री विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल ओपन सी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जो किसी पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है और उसके पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करे, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ हो, वैसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन एंड हैव potential to satisfy human needs but utilization has not been started। एग्जाम्पल है इसका विंड इन राजस्थान। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जिसका सर्वे हो चुका है और उसको क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ चेक हो चुका है और उसका करेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं, वैसे रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं।
तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन एंड दे आर करेंटली यूज्ड बाय ह्यूमन सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड रिवर्स। तीसरा है स्टॉक रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जिसके पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके वजह से हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, वैसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच है पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। अगला है रिजर्व्ड रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जिसका यूटिलाइजेशन हम बहुत ही कम कर रहे हैं क्योंकि हम उसको फ्यूचर के लिए बचा कर रखना चाहते हैं, वैसे रिसोर्सेज को रिजर्व्ड रिसोर्सेज कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट यूज देम बिकॉज वी केप्ट देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल डैम, वाटर, फॉरेस्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों रिसोर्सेज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज का गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लालची लोग हैं जो अपने ग्रिड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का ओवर इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से रिसोर्सेज में कमी आ रही है। तो हम लिख सकते हैं डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो रिसोर्सेज है वो सबके पास अलग अलग है, डिफरेंट है, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जिसके वजह से जो समाज है वो दो भागों में बट गया है, गरीब और अमीर। तो हम लिख सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, रिच एंड पुअर। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग हैं वो रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से कुछ इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन etc। तो हम लिख सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो दोस्तों अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली ये हमको ये बताता है कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कुछ ऐसा करें कि जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और जो हमारी रिसोर्सेज है वो बची रही। रिसोर्सेज प्लानिंग। तो दोस्तों रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है आइए हम समझते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक हमें बताता है कि जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान में जो है विंड एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट्स है और हवाएं काफ़ी तेज़ बहती है। वहीं बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, और अगर बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड की तो वहाँ पे मिनरल्स और कोल्स ज़्यादा पाया जाता है। तो इन्हीं सब को बैलेंस करने के लिए हमारा अगला टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हम रिसोर्सेज को कैसे प्लान करते हैं और उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग का जो पहला स्टेप है वो ये है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इस स्टेप में बेसिकली हम रिसोर्सेज का सर्वे, मैपिंग, चेकिंग एंड मेजरमेंट करके उसका लिस्ट बनाते हैं। सेकेंड स्टेप है इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। इस स्टेप में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके और अच्छे खासे एजुकेटेड लोग का यूज करके हम जो रिसोर्सेज है उसको माइनिंग करते हैं, उसको ज़मीन से बाहर निकलते हैं। नाउ थर्ड स्टेप है मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। यह स्टेप में हम जो रिसोर्सेज को माइनिंग किए होते हैं उसको देखते हैं मैच करके कि जो रिसोर्सेज है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करता है कि नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव होता है वो होता है कि जो रिसोर्सेज है उसको आम लोगों तक पहुंचाना, जिससे देश का डेवलपमेंट हो सके। लैंड रिसोर्सेज। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो लैंड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कौन सा लैंड कितना % है। तो दोस्तों अभी आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है ये बेसिकली जो ग्राफ हमारे जियोग्राफी बुक का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लैंड है वो प्लेट्यू जो एरियाज है वो 27% है। वहीं पे अगर माउंटेन एरिया की बात करें तो वो 30% है और जो प्लेन्स है वो 43% है। तो जो हमारा लैंड है वो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा।
तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपना ओपिनियन कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।